हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संचार के साधन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। आधुनिक युग में मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित है, इसलिए इसे तकनीकी युग भी कहते हैं। तकनीकी के प्रयोग ने संचार जगत में नई क्रांति ला दी है। अब कोई भी क्षण भर में भी हजारों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति से आसानी से संपर्क बना सकता है। तो बच्चों, आज हम जो आधुनिक युग में संचार के साधनों में जो खोजें हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए वह अपने विचारों व भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। विचारों या संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। जिन साधनों के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। तो बच्चों, संचार के साधन किसको कहते हैं? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों या संदेशों का आदान प्रदान करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, उसे हम संचार के साधन कहते हैं। आधुनिक युग में यानी वर्तमान समय में संचार के बहुत से सस्ते तथा तीव्र साधन उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा संदेशों को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। संचार के साधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यक्तिगत संचार के साधन, नंबर 2 जनसंचार के साधन। ठीक है बच्चों, इधर एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं शारीरिक अक्षमता के व्यक्ति अपने विचारों को सांकेतिक भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे शारीरिक अक्षमता का मतलब होता है कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो वो अपने विचारों को किसके द्वारा व्यक्त करता है? सांकेतिक भाषा के द्वारा। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जो बोल नहीं सकता, वो अपने हाव भाव से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे है, सबसे पहले हेडिंग दी हुई है व्यक्तिगत संचार के साधन। संचार के जिन साधनों के द्वारा हम अपने परिचित व्यक्तियों, मित्रों आदि से संपर्क करते हैं, उन्हें संचार के व्यक्तिगत साधन कहते हैं। पत्र, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट व ईमेल, फैक्स आदि संचार के व्यक्तिगत साधन हैं। तो बच्चों, संचार के व्यक्तिगत साधन में क्या क्या आ जाता है? पत्र, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट व ईमेल और फैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्र। पत्र क्या होता है? पत्र संचार का सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय साधन है। मतलब पत्र का प्रयोग हम बहुत प्राचीन समय से या बहुत पहले के समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत प्राचीन तथा लोकप्रिय साधन है। हम अपना संदेश पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र आदि के द्वारा भेजते हैं। ये पत्र हम डाकघर से खरीद सकते हैं। डाकिया इन पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अति आवश्यक पत्रों को स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विस द्वारा भेजा जाता है। तो बच्चों, पत्र के द्वारा हम कोई भी पत्र हमें कहाँ से प्राप्त होगा? डाकघर से खरीद सकते हैं, तथा डाकिया इन पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो पत्र बहुत जल्दी कहीं पर भेजना होता है, अति आवश्यक पत्र होते हैं, उन्हें स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर सर्विस के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्रारंभ में व्यक्ति संदेश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग करता था? तो ये जो कबूतरों का प्रयोग किया जाता था वो बहुत समय पहले, जब ना ही डाकघर हुआ करते थे, ना ही इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल ये हुआ करते थे, उससे पहले का जो समय था, तब व्यक्ति अपने संदेशों को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते थे? कबूतरों को वो चिट्ठी लिखकर दे देते थे, और जिस व्यक्ति के पास भेजना होता था वो उस व्यक्ति के पास चिट्ठी को दे आता था। ठीक है, आपने क्या सीखा? अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा है उसमें क्या सीखा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत संचार के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए। जो व्यक्तिगत संचार के साधनों के नाम बताने हैं, तो बच्चों अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, उसमें से दो लिखना है। तो हम पहला लिख देंगे टेलीफोन और दूसरा मोबाइल। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिगत संचार के साधन। दूसरा प्रश्न है, डाकघर से प्राप्त होने वाले किन्हीं दो पत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर
इसका उत्तर होगा बच्चों पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र। ठीक है, दो साधनों के नाम में क्या आ जाएगा, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र। आगे दिया हुआ है अगले पेज पर टेलीफोन एवं मोबाइल फोन। तो टेलीफोन और मोबाइल फोन के बारे में पढ़ते हैं। टेलीफोन संचार का सबसे तीव्र तथा बहुप्रचलित साधन है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। तो बच्चों टेलीफोन आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉक्स होता है उसके ऊपर रखा होता है, यहाँ पर हमारे डायग्राम में भी बना के दिया गया है, ये क्या है, टेलीफोन है। ठीक है, ये क्या है, सबसे तीव्र तथा बहुप्रचलित साधन है। इसका आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। टेलीफोन पर हम दूर स्थित व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आजकल टेलीफोन का स्थान तेजी से मोबाइल फ़ोन लेता जा रहा है। तो टेलीफोन का स्थान किसने ले लिया है बच्चों, मोबाइल फ़ोन ने। ठीक है, अब आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीफोन का प्रयोग बहुत ही कम होता है। इसका उपयोग स्कूल, ऑफिस वगैरह में होता है, और जो हम रेगुलर यूज़ में जो फ़ोन का प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, मोबाइल फ़ोन का। ठीक है, तो आजकल टेलीफोन का स्थान तेज़ी से मोबाइल फ़ोन लेता जा रहा है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। तो बच्चों जो टेलीफोन हुआ करता था उसको हम ना ही अपनी पॉकेट में रख सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं ले जा सकते, और जो मोबाइल फ़ोन होता है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। यह संचार का लोकप्रिय तथा सस्ता साधन है। इसके द्वारा हम न केवल अपने गांव, शहर, देश में ही बात कर सकते हैं बल्कि विदेशों में भी बात कर सकते हैं। तो बच्चों मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम क्या अपने गांव, शहर या देश के अलावा भी विदेशों में बातें कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है ईमेल। ईमेल क्या होता है, इंटरनेट संचार का अत्याधुनिक साधन है। यानी जो इंटरनेट है वो क्या है, अति आधुनिक, ठीक है, साधन है। इसे विभिन्न माध्यमों जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि के द्वारा सुविधापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों इंटरनेट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। अगर हमारे मोबाइल में लैपटॉप में अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो सिर्फ एक डिब्बा जैसा होता है, उसमें हम और कोई भी कार्य नहीं कर सकते फ़ोन लगाने के अलावा। ठीक है, तो इंटरनेट का प्रयोग किसके माध्यम से करते हैं हम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि के माध्यम से। ईमेल इंटरनेट की बहुप्रचलित सेवा है। इसके द्वारा कोई भी संदेश, फोटो आदि को क्षण भर में संसार के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस पर वीडियो बातचीत भी कर सकते हैं। तो बच्चों ईमेल हम हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के द्वारा टाइप करके देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बहुत ही तीव्र गति से कार्य होता है। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं सबसे पहला ईमेल रे टॉमिंसन ने स्वयं को सन 1971 में भेजा था। तो जो ईमेल है उसको सबसे पहले किसने भेजा था, रे टॉमिंसन ने खुद को स्वयं को ही भेजा था 1971 में। ठीक है, तब से ईमेल की शुरुआत हुई है। फैक्स मशीन के द्वारा हम लिखित संदेश अथवा चित्र की प्रतिलिपि विश्व के किसी भी कोने में कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं। यह मशीन टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती है। इसे टेलीकॉपिंग अथवा टेलीफैक्स भी कहते हैं। फैक्स मुद्रित सामग्री की प्रतिलिपि का दूरभाषित संप्रेषण है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है जनसंचार के साधन। अभी हमने क्या पढ़े हैं, व्यक्तिगत संचार के साधन, अब जनसंचार के साधन पढ़ेंगे। संचार के जिन साधनों के द्वारा एक समय में एक साथ अनेक लोगों को संदेश पहुंचाया जाता है उन्हें जनसंचार के साधन कहते हैं। जैसे रेडियो, टेलीफोन, समाचार पत्र आदि जनसंचार के साधन हैं। तो बच्चों जनसंचार के साधन क्या होते हैं, जिसके द्वारा हम एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को संदेश पहुंचाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उस पर हम एक ही व्यक्ति को संदेश पहुंचा सकते हैं, और जो टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्र होते हैं उनके द्वारा हम एक से अधिक व्यक्तियों को भी संदेश भेज सकते हैं। जैसे
टेलीविज़न को बहुत सारे व्यक्ति एक साथ देख सकते हैं, समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं, रेडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ में एक से अधिक व्यक्तियों को संदेश भेजा जा सकता है। सबसे पहले दिया हुआ है रेडियो। रेडियो जनसंचार का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन है। यह आकाशवाणी अथवा ऑल इंडिया रेडियो अथवा FM रेडियो द्वारा संचालित होता है। ठीक है बच्चों, रेडियो क्या है? जनसंचार का सबसे सुगम तथा सस्ता साधन है। यह आकाशवाणी तथा ऑल इंडिया रेडियो अथवा FM रेडियो द्वारा संचालित होता है। इस पर अनेक प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम, समाचार, गीत, संगीत आदि प्रसारित किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त इस पर प्रसारित संदेशों को अधिक लोगों तक कम समय में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत सन 1927 में हुई थी। तो भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1927 में। ठीक है, आगे दिया हुआ है अगले पेज पर टेलीविज़न। टेलीविज़न के बारे में पढ़ते हैं। टेलीविज़न एक आधुनिक तथा लोकप्रिय संचार का साधन है। ठीक है, इस पर प्रसारित समाचारों द्वारा विश्व की सभी नवीनतम घटनाओं की जानकारी सचित्र व शीघ्र मिल जाती है। तो बच्चों, जो रेडियो होता है उसके द्वारा हम जो संदेश होते हैं या फिर संचार के जो भी प्रसारित समाचार होते हैं उनको हम केवल सुन सकते हैं, और टेलीविज़न के द्वारा हम चित्र सहित उन्हें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पर हम चलचित्र, खेल, संगीत, नृत्य तथा अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम भी देख व सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, सन 1920 के अंत से टेलीविज़न की बिक्री की शुरुआत हुई है। तो टेलीविज़न की यानी टीवी की बिक्री की शुरुआत कब से हुई है बच्चों? 1920 के अंत से। ठीक है, आगे दिया हुआ है समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का सबसे सस्ता तथा सुलभ साधन है। इसके प्रत्येक समाचार का विस्तृत विवरण दिया जाता है। एक अच्छा समाचार पत्र देश विदेश में घटित होने वाली खबरों का सही, सटीक तथा संतुलित विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त इससे शिक्षा, खेल आदि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो समाचार पत्र क्या है बच्चों? जनसंचार का सबसे सस्ता व सुलभ साधन है। ठीक है, आगे दिया हुआ है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। विचार या संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। बच्चों, संचार क्या कहलाता है? विचार व संदेशों का आदान प्रदान। दूसरा पॉइंट है, जिन साधनों के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है उन्हें संचार के साधन कहते हैं। अगला पॉइंट है, संचार के साधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत संचार के साधन तथा जनसंचार के साधन। अगला पॉइंट है, अति आवश्यक पत्रों को स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विस द्वारा भेजा जाता है। अगला है, इंटरनेट व ईमेल संचार के अत्याधुनिक एवं लोकप्रिय साधन है। अगला पॉइंट है, समाचार पत्रों में प्रत्येक समाचार का विस्तृत विवरण दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट होता है। आगे इसके अभ्यास प्रश्न हैं, उनको अपन जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य कैसा प्राणी है? नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 प्राकृतिक, नंबर 3 भौगोलिक। तो मनुष्य कैसा प्राणी है बच्चों? सामाजिक। तो उसके आगे हम टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, संचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? नंबर 1 पर दिया है 2, नंबर 2 पर दिया है 3 और नंबर 3 पर दिया है 4। तो संचार के साधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है उस पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा है, पोस्ट कार्ड के द्वारा हम क्या भेज सकते हैं? नंबर 1 सामान, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 दोनों। तो पोस्ट कार्ड के द्वारा हम क्या भेज सकते हैं बच्चों? संदेश। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे है चौथे नंबर पर, इनमें से कौन सा जनसंचार का साधन है? नंबर 1 पत्र, नंबर 2 ईमेल, नंबर 3 समाचार पत्र। तो जनसंचार का साधन कौन सा है बच्चों? समाचार पत्र। तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके आगे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे।
फिर है अगला खा नंबर पर, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, आधुनिक युग को तकनीकी युग भी कह सकते हैं। तो पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा बच्चों, तकनीकी। दूसरा है, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स आदि संचार के व्यक्तिगत साधन हैं। दूसरे खाली स्थान में क्या लिख देंगे हम, व्यक्तिगत। पत्र संचार का सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय साधन है। तो तीसरे खाली स्थान में क्या लिख देंगे बच्चों, पत्र। चौथा है, आजकल टेलीफोन का स्थान तेजी से मोबाइल फ़ोन लेता जा रहा है। तो आजकल टेलीफोन का स्थान तेजी से कौन लेता जा रहा है, मोबाइल फ़ोन। अगला है 5वें नंबर पर, ईमेल और इंटरनेट संचार के अत्याधुनिक साधन हैं। तो जो 5वां खाली स्थान है उसके पहले खाली स्थान में हम ईमेल भरेंगे और दूसरे में इंटरनेट। अगला है ग नंबर पर, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, पत्र को हम टेलीफोन के द्वारा भेजते हैं। तो ये गलत है बच्चों, इसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। मोबाइल फ़ोन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ये सही है, इसके आगे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है, ईमेल द्वारा कोई भी वस्तु भेजी जा सकती है। तो बच्चों ये गलत है, इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ईमेल के द्वारा केवल संदेशों और फोटोज़ को भेज सकते हैं। चौथा है, फैक्स मशीन द्वारा लिखित संदेश की प्रतिलिपि भेजी जा सकती है। तो बच्चों ये भी सही है, इसके आगे भी हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा है, टेलीविज़न द्वारा विश्व की सभी नवीनतम घटनाओं की जानकारी सचित्र व शीघ्र मिल जाती है। तो बच्चों ये भी सही है, इसके आगे भी हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है ग नंबर पर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो प्रश्न है उनके उत्तर एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत संचार के सबसे सस्ते साधन का नाम लिखिए। तो व्यक्तिगत संचार में बच्चों संचार का सबसे सस्ता साधन है मोबाइल फ़ोन। तो इसके आगे हम मोबाइल फ़ोन लिखेंगे। दूसरा है, इंटरनेट की सेवा किसके द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकती है। तो इंटरनेट की सेवा बच्चों किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है, कंप्यूटर। तो इसके आगे हम कंप्यूटर लिखेंगे। तीसरा है, फैक्स मशीन लिखित संदेश किसके माध्यम से भेजती है। तो इसके आगे हम आंसर लिखेंगे टेलीकॉपिंग। ठीक है बच्चों। अगला है चौथे नंबर पर, जन संचार के किस साधन के माध्यम से संदेशों को केवल सुना जा सकता है। तो इसके आगे हम लिखेंगे बच्चों रेडियो। ठीक है। अगला प्रश्न है ड नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न होगा बच्चों, संचार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, विचारों या संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, पत्र भेजने से संबंधित आवश्यक बातें लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पत्र संचार का सबसे प्राचीन एवं लोकप्रिय साधन है। हम अपना संदेश पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र आदि के द्वारा भेजते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फैक्स मशीन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, फैक्स मशीन के द्वारा हम लिखित संदेश अथवा चित्र की प्रतिलिपि विश्व के किसी भी कोने में कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में कितने प्रश्न थे, 5, जिनमें से हमें सिर्फ 3 को करना है और उनको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट 9 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।